हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 108। इससे पहले इस कहानी के 107 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। 2-3 बार खाने के बाद किट्टू धीरे से बोलती है कि अरे आप भी तो खाओ ना। रुद्र ने भी किट्टू को फिर से खिला दिया और फिर बोलता है कि नहीं, तुम पेट भर के खा लो, फिर मैं तुम्हें खा लूँगा। किट्टू के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर आंखों में हल्की हल्की सी शर्म भी आ गई थी और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसने भी इस बार रुद्र के हाथों से अपने चम्मच लिया और फिर रुद्र को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से खिलाने लगती है। लेकिन सच में उनकी लव स्टोरी को किसी की नज़र लग गई थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इतना पिछले भाग में देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होता है और किसकी नज़र लगी है रुद्र और किट्टू की लव स्टोरी को। रुद्र ने पहले ही बाइट को खाया था कि तभी बाउल टूटने की आवाज़ आती है। रुद्र और किट्टू दोनों ने ही बाहर की तरफ देखा तो दोनों की आंखें एकदम से फैल गई थी। वहां पर नरेन खड़ा हुआ था जो कि शुभ को गुस्से में घूर रहा था। फिर उसने भी किचन की तरफ देखा जहाँ पर रुद्र और किट्टू काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होकर एक दूसरे के पास में खड़े थे। ये देखकर किट्टू जल्दी से रुद्र से थोड़ा सा दूर हो जाती है, तो वहीं नरेन गुस्से में रुद्र की तरफ घूर रहा था और रुद्र भी नरेन को ही देख रहा था। रुद्र भी स्लेब से नीचे उतर गया और फिर किट्टू भी सर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हो जाती है। नरेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जिसकी तो जैसे कोई हद भी नहीं थी। शुभ भी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से आंखें नीचे करके खड़ा रहता है। तभी सौम्या भी कमरे से बाहर आ जाती है। उसने भी चारों की तरफ देखा तो उसके भी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। वो भी चुपचाप से धीरे धीरे नरेन के पास आती है और बोलती है कि आपने ही तो बच्चे हैं ना। तो फिर ये सुनकर तो नरेन ने भी गुस्से में सौम्या की तरफ घूर कर देखा और फिर चिल्लाते हुए बोला कि बस करो सौम्या, और कितना झूठ बोलोगी तुम। नरेन के चिल्लाने से सौम्या भी एकदम से शांत हो गई थी और अंदर तक सहम गई थी। उसकी आंखें भी एकदम से नम हो चुकी थी। रुद्र ने भी सौम्या को ऐसे देखा तो वो भी नरेन को देखकर गुस्से से बोलता है कि पापा जी, आप माँ पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। नरेन ने भी काफी ज्यादा गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा कि तो क्या करूं, तुम पर चिल्लाऊं, शर्म तो आती नहीं है तुम्हें। ऐसे घर में चोरों की तरह घुसते हुए एक बार भी नहीं सोचा तुमने। अरे सामने से आते हो तो क्या मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने देता क्या। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और तभी शुभ ने कहा कि सॉरी अंकल, भैया आ नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती उनको यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि इन्हें भाभी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। नरेन ने गुस्से से कहा कि क्या बात है, इस इंसान को किट्टू की याद आ रही थी जिसने किट्टू की मासूमियत का पूरा पूरा फायदा उठाया है, जिसने किट्टू को शादी करने पर मजबूर कर दिया था, जिसने किट्टू को जी भरकर ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, उसे इतना ज़्यादा इंसल्ट किया था। इस इंसान को किट्टू की याद भी आ रही थी क्या। रुद्र को अपने ससुर की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। रुद्र भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि ये बात बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है। मुझे किट्टू अच्छी नहीं लगती थी तब, मुझे नहीं पता था कि मैं किट्टू से इतना ज़्यादा प्यार करने लगूंगा कभी। नरेन भी गुस्से से बोलता है कि तुम किट्टू से प्यारी इसीलिए करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि उसका बाप नरेन पुरोहित है और वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली है। तुम्हें किट्टू से प्यार तब हुआ था जब तुम्हें ये पता चल गया था कि वो मेरी बेटी है। तुम्हें किट्टू से प्यार तब हुआ था जब तुम्हें ये मालूम हुआ था कि किट्टू कोई आम लड़की नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमीर बाप की इकलौती बेटी है। तब जाकर तुम्हें किट्टू से प्यार हुआ था, वरना उससे पहले तो तुम मेरी बेटी को लंगड़ी लंगड़ी कहकर ही बुलाते थे ना। मैं सच कह रहा हूँ ना या फिर झूठ, बताओ मुझे तुम। रुद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और किट्टू की आंखों से आंसू टपक रहे थे। शुभ बोलता है कि ऐसा नहीं है अंकल। शुभ ने इतना ही कहा था कि तभी नरेन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि जब बड़े लोग बात करते हैं ना तो फिर छोटे लोग नहीं बोलते हैं। ये सुनकर तो रुद्र को भी गुस्सा आ गया था। उसने भी नरेन की तरफ देखकर कहा कि पापा, आप मेरे भाई की बेइज्जती कर रहे हैं। नरेन ने भी गुस्से से बोला कि अच्छा, और तुम्हारा भाई बीच में बोलकर खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है। रुद्र भी गुस्से से बोलता है कि अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं आप। नरेन ने कहा कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो, सिर्फ तुम। रुद्र बोलता है कि तो ठीक है, मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए आप, और फिर ये प्रॉब्लम कभी भी आपके दरवाजे पर नहीं आएगी, ना ही कभी आपके सामने आएगी। नरेन बोलता है कि तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी है और मेरी बेटी का जब तक मन करेगा वो मेरे साथ यहाँ पर ही रहेगी, समझे तुम। अब बेहतर यही होगा कि तुम दोनों ही चुपचाप से यहाँ से चले जाओ।
सौम्या को नरेन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन नरेन ने उसे इतनी तेज डांट दिया था कि वो भी चुपचाप से खड़ी हो गई थी। रुद्र भी काफी ज्यादा गुस्से में नरेन की तरफ ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने भी अगले ही पल किट्टू की तरफ देखते हुए कहा कि किट्टू, मेरे साथ चलो। किट्टू कुछ नहीं बोलती है तो रुद्र ने भी किट्टू का हाथ पकड़ लिया और फिर हल्का सा उसे खींचकर बोलता है कि चलो किट्टू यहाँ से। लेकिन किट्टू वहां पर ही खड़ी रहती है। रुद्र के साथ वो नहीं गई थी। रुद्र भी बहुत ही हैरानी से किट्टू की ओर देखता है और फिर किट्टू बोलती है कि प्लीज सर, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। रुद्र को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी और थोड़ा थोड़ा सा बुरा भी लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किट्टू उसका साथ ऐसे ही छोड़ देगी। उसने भी किट्टू की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर। जैसा कहोगी तुम वैसा ही करूँगा। सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा मैं। मुझे नहीं पता है बीवी को कैसे खुश रखा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी भी ज़मीन पर पैर भी ना रखने दूँ। तुम चलो मेरे साथ किट्टू प्लीज़। मैं यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा कभी भी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं और मुझे ये पसंद भी नहीं करते हैं। मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और फिर मैंने अपना वादा भी पूरा कर दिया है। अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन किट्टू ने अभी भी कुछ नहीं कहा और फिर रुद्र ने फिर से उसकी बाजू पकड़कर हल्का सा खींचा, मगर किट्टू भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है। वो वहां पर ही चुपचाप खड़ी रहती है। तो वहीं नरेन के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी अगले ही पल रुद्र का हाथ किट्टू की बाजू से हटाते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। अब तो तुम जान ही चुके होगे ना, तो अब तुम जा सकते हो। जब मेरी बेटी का मन होगा तब वो तुम्हारे साथ वहां पर रहने के लिए आएगी। रुद्र को भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी किट्टू की ओर देखा और फिर थोड़ा सा सख्ती से कहा कि तो ठीक है, अब मैं भी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, नहीं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए और ना ही तुमसे कोई बात करूँगा, क्योंकि तुम्हारे पापा को मेरा यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा खटकता है और तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाना नहीं चाहती हो। इतना कहकर उसने भी शुभ की तरफ देखा तो शुभ ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर दोनों ही भाई वहाँ से चुपचाप से जाने लगे। माँ बेटी उन दोनों को ही जाता हुआ देख रही थी। किट्टू की आंखों में भी एकदम से पानी आ गया था। उसने एक नज़र अपने पापा की तरफ देखा और फिर चुपचाप से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर वो सीधा बालकनी में गई। वहां से उसने देखा कि रुद्र भी बाइक स्टार्ट कर रहा था और शुभ जो कि उसके पीछे बैठा हुआ था। रुद्र इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था। रुद्र ने एक बार नजर उठाकर किट्टू की ओर देखा तो पाया कि वो अभी बहुत ही ज्यादा रो रही है। किट्टू ने भी अपने दोनों ही हाथ जोड़ लिए थे जैसे वो उससे माफी मांग रही हो। लेकिन रुद्र का गुस्सा तो अब उसके एकदम से काबू में ही नहीं था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करी और वहां से गुस्से से चला गया। उसके जाते ही किट्टू भी अपने कमरे में आ गई और फिर तकिया में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। तो वहीं सौम्या भी अपने कमरे में चली गई थी और नरेन जब कमरे के अंदर आया तो सौम्या सोफे पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। वो उसके पास आकर चुपचाप से बैठ गया तो सौम्या ने भी नरेन का हाथ जोर से झटकते हुए कहा कि जाइए, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है और आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना और मुझे अब इस घर में भी नहीं रहना है आपके साथ। मैं अपनी किट्टू को लेकर कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। नरेन भी आके खड़ी हुई सौम्या की तरफ देखते हुए बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, इतना ज्यादा किस बात पे गुस्सा आ रही है तुम्हें? अगर किट्टू उसके साथ नहीं जाना चाहती है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने थोड़ी ना रोका है किट्टू को वहां पर जाने के लिए। किट्टू ने खुद ही ना जाने का डिसीजन लिया था। अगर आज वो रुद्र के साथ चली जाती तो यकीन मानो मैं कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं आता, ना ही कभी उन दोनों के बीच में कुछ बोलता। लेकिन हमारी बेटी कहीं ना कहीं रुद्र से बहुत ही ज्यादा डरती है और तुम्हें ये बात दिखाई क्यों नहीं देती है? सौम्या भी गुस्से से बोलती है कि एक ही बात कितनी बार डिस्कस करोगे आप, एक ही बात क्यों बोलते रहते हो? मिस्टर पुरोहित, दिमाग पर जोर डालिए आप। आज अगर हम दोनों साथ में हैं तो सिर्फ रुद्र की वजह से। किट्टू का पैर ठीक हुआ है तो भी रुद्र की वजह से। मैं मानती हूँ कि रुद्र थोड़ा सा गुस्सैल किस्म का इंसान है, लेकिन वो किट्टू से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये बात आप क्यों नहीं समझते हो? आपने उसका चोरी चुपके यहाँ पर आना तो देख लिया, लेकिन वो कितने प्यार से
से हमारी बेटी को मैगी खिला रहा था, वो नहीं दिखा आपको? आपने नहीं देखा कि वो हमारी बेटी के लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव है? वो रात को भी हमारी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। आपने नहीं देखा कि हमारी बेटी के लिए वो आपसे बहस भी नहीं करता है, बिल्कुल भी। लेकिन आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रुद्र का गुस्सा ही दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। मैं थक गई हूँ नरेन, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ इन सारी चीज़ों को देखकर। जैसे ज़िंदगी मैंने काटी है ना, वैसे मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल कि मेरी बेटी भी काटे, और इसीलिए अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं आए थे तो फिर कम से कम मेरी बेटी अपने बसे-बसाए घर में तो रह रही थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो आते ही उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उजाड़ दी, बिगाड़ दी है उसकी ज़िंदगी आपने। ये कहते हुए सौम्या और तेज रोने लगी। नरेन हैरानी से उसे देख रहा था और अगले ही पल सौम्या ने फिर से गुस्से से कहा कि जाइए यहाँ से, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नरेन भी गुस्से से वहाँ से चला गया और फिर सीधा स्टडी रूम में आया। नरेन को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहीं ना कहीं उसे अपनी बेटी के लिए रुद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी बेटी किसी से भी डर कर रहे। और जब से उसे ये पता चला था कि रुद्र ने उसकी मासूमियत का पूरा फ़ायदा उठाया है, तब से लेकर वो अभी भी उसे नापसंद करता आया था। तो उधर दूसरी तरफ रुद्र भी अपनी बाइक को लेकर घर के गार्डन में पहुंचा था। शुभ और रुद्र दोनों ही बाइक से नीचे उतरकर सीधा अंदर की तरफ जाने लगे कि तभी शुभ का फोन वाइब्रेट होता है। शुभ ने अभी अपना फोन चेक किया तो उसमें संजय का मैसेज आया था, मेरे कमरे में आकर मुझसे मिलो अभी के अभी। ये देखकर तो शुभ की नज़र भी सीधा अपने पापा के कमरे की बालकनी की ओर चली गई और उसके दिल की धड़कनें भी तेजी के साथ बढ़ गई। उसकी सिट्टी पिट्टी तो पूरी तरह से गुम हो गई थी। शुभ ने भी रुद्र की तरफ देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अंदर जा चुका था। तो वहीं शुभ की हालत तो अभी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सिर्फ वही जानता था। अब उसे भी नहीं पता था कि उससे पहले निहाल की भी बैंड बज चुकी है। इसी तरह से शुभ भी जैसे तैसे धीरे धीरे से सीढ़ियों से होता हुआ अपने पापा के कमरे की ओर चला गया था, और फिर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अभी अपने पापा के कमरे का दरवाज़ा खोले। लेकिन अगले ही पल उसने थोड़ा सा हिम्मत करके हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि तभी संजय ने खुद ही दरवाजे को खोल दिया, और फिर सामने संजय को देखकर तो शुभ की सिट्टी पिट्टी फिर से गुम हो गई। शुभ तो डर के मारे कांपने लगा। शुभ ने अभी कुछ नहीं कहा तो संजय ने भी शुभ की बाजू पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहा कि इतना ड्रामा मत किया कर, तू मर जाएगा किसी दिन मेरे हाथों से, समझा तू? ये कहकर संजय भी शुभ को सीधा बालकनी की तरफ लेकर गया, और कुछ भी था लेकिन वो संध्या की नींद को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। पूरी रात जागकर वो अपने बेटे के कारनामे फोन पर सुन चुका था, जिससे उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था। पर संध्या को कुछ भी उसने नहीं बताया था। वो चैन से आराम से सो रही थी। संजय गुस्से से बोलता है कि अब जो कुछ भी हुआ है सब कुछ साफ साफ बता दो मुझे। शुभ ने कहा कि अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है पापा, बस मैं और भैया गए थे और फिर वापस आ गए और कुछ भी नहीं। संजय ने गुस्से में कहा कि शुभ, मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब है, तेरे दोनों ही भाई पहले ही कांड कर चुके हैं। अब मुझे सीधे सीधे बता दे वहाँ पर क्या हुआ था। ये मत समझ कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। किट्टू ने मुझे फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दिया है। ये सुनकर तो अब शुभ ने भी अपनी आंखें झुका ली और धीरे से बोला कि जब आपको पहले से ही सब कुछ पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो पापा आप? संजय ने भी अगले ही पल शुभ के बाल को पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि पहले तो इन जुल्फों को कटवा ले, तू बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ज़्यादा सलमान खान बनने की ज़रूरत नहीं है। और अब बता मुझे कि क्या हुआ था। शुभ ने जैसे तैसे अपने पापा के हाथों को हटाया और फिर 4 कदम पीछे हटकर बोलता है कि सब नरेन अंकल की गलती है, भाई की कोई भी गलती नहीं है पापा, उन्हें भाई बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये क्या बात हुई कि अपनी ही बेटी को लेकर बैठ गए हैं अपने घर पर और वापस भेजने का नाम ही नहीं ले रहे। ये भी कोई बाप की हरकतें होती हैं क्या? अरे आप तो जानते ही हो ना, रुद्र भाई जल्दी से किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, और फिर कितनी मुश्किलों से तो उन्होंने किट्टू भाभी को अपने दिल की बात बताई है और वो उन्हें पसंद आई है। लेकिन नरेन अंकल उनके प्यार के बीच में दीवार बनकर आकर खड़े हो गए हैं। भाई किट्टू भाभी को लेकर आने ही वाले थे कि तभी भाभी ने आने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना पापा। संजय बोलता है कि अरे ऐसे कैसे आ जाती वो, अगर वो ऐसे आ जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। शुभ बोलता है कि अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो जाती पापा। संजय गुस्से से बोलता है कि ना तेरे अंदर अकल है और ना ही तेरे भाई के अंदर अकल है। अरे अभी उसके माँ बाप मिले हैं उसे और वो उन्हें नाराज़ करके अपने ससुराल कैसे लौट आती, तो दोनों ही परिवारों के बीच में खटास नहीं आ जाती। बेवकूफ़ कहीं के दोनों बिल्कुल बेवकूफ़ हो। शुभ ने कहा कि अरे पहली बात तो पापा
माँ नाराज़ नहीं है उनकी, सिर्फ बाप ही नाराज़ हैं उनके। माँ तो हमारी साइड में ही है। संजय ने भी गुस्से में घूरकर शुभ के बालों को फिर से पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अरे ऐसा क्या है तुम चारों गधों में कि हर औरत तुम्हारी साइड ही ले लेती है। तुम्हारी साइड ही हर औरत क्यों खड़ी हो जाती है? शुभ ने भी बाल छुड़वाए और बोला कि अरे पापा बाल मत पकड़ो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। और फिर कौन सी औरत हमारी साइड हो गई है, मुझे तो पता भी नहीं चला। संजय गुस्से से बोलता है कि जा चला जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा तू? पता नहीं किस घड़ी तुम चारों मेरे घर में पैदा हो गए। मैं किसी और के घर में पैदा होते तो बहुत ही अच्छा लगता, तब जाकर समझ में आता उन लोगों को भी। ये सुनकर तो शुभ भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शरारत भरी अंदाज में बोलता है कि तो आप मत जाते ना, माँ के पास क्यों ही गए थे आप भी तो माँ के पास गए थे ना। तभी तो शुभ ने अभी इतना ही कहा था कि तभी संजय ने हाथ उठाकर थप्पड़ दिखाते हुए उसे कहा कि चला जा यहाँ से, नहीं तो अभी तेरा सिर फोड़ दूंगा। संध्या सो रही है इसीलिए तुझे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं, वरना तेरे दांत तोड़ देता अभी के अभी। शुभ भी चुपचाप से बालकनी से कमरे में आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ सो रही है और उसकी माँ का कंबल नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। उसने भी कंबल उठाकर अपनी माँ को प्यार से उड़ाया और बोला कि माँ तो आज भी बच्चों की तरह ही सो रही है। फिर उसने भी अपने माँ के माथे को प्यार से चूमा और फिर बाहर की तरफ चला गया। संजय भी शुभ की तरफ ही देख रहा था और अगले ही पल उसने भी अपना फोन उठाया और फिर किट्टू को मैसेज कर दिया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रुद्र से बात करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बेटा। अब आराम से सो जाओ तुम और अपनी माँ को भी संभालो। इसके बाद संजय भी जाकर आराम से संध्या के पास लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। उसके चारों ही बच्चे एकदम से गड़बड़ करके आ चुके थे। अगली सुबह जब किट्टू की आंखें खुलती हैं तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पूरी रात रोई थी किट्टू। उसने कई बार रुद्र को मैसेज भी किया था, लेकिन रुद्र ने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। वो भी उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई और जब वो बाहर आई तो उसके पापा उसके कमरे में मौजूद थे। किट्टू भी अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो भी रुद्र के साथ नहीं गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोनों ही फैमिलियों के बीच में कोई भी कड़वाहट आ जाए। क्योंकि अगर वो रुद्र के साथ चली जाती तो उसके पापा हमेशा के लिए उससे गुस्सा हो जाते। अगर वो रुद्र के साथ जाती तो शायद नरेन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। इसीलिए किट्टू रुद्र के साथ नहीं गई थी। तो वही नरेन बोलता है कि किट्टू अच्छा किया तुमने कि तुम उस गुस्सेल इंसान के साथ वहाँ पर नहीं गई। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो ना तो ठीक है, मैं आज ही उसे डाइवोर्स पेपर भिजवा देता हूँ। यह सुनकर तो अभी किट्टू भी आगे बढ़ने से एकदम से रुक गई और वो बोलती है कि पापा आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? नरेन बोलता है कि देखो किट्टू अभी तुम ना बस 21 साल की भी नहीं हुई हो, तुम्हें इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी बेटा। लेकिन अब जो हो गया है उसे तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मगर मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे इंसान से करूँगा जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। तुम उस रुद्राक्ष को डाइवोर्स दे दो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। किट्टू आंखें फाड़कर नरेन की तरफ देख रही थी। नरेन बोलता है कि किट्टू प्रैक्टिकल होकर सोचो बेटा, उसने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया था। तुम भूल गई हो क्या कि उसने तुम्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया था, कितना कुछ सहा है तुमने उसके साथ? किट्टू बोलती है कि ये क्या कह रहे हैं आप पापा, जानते भी हैं मेरे और रुद्र सर के बीच में कैसा रिश्ता है? नरेन बोलता है कि हाँ मैं देख चुका हूँ तुम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। वो तो तुम्हें डांटता है और तुम चुपचाप से सुनती रहती हो, और फिर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा कि नरेन पुरोहित की बेटी कोई भी आंख उठाकर उसे देखे या फिर उसे गुस्से से बात करे। किट्टू की आंखों में एकदम से आंसू आ गए और कल रात भी उसे इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था जितना कि आज अपने पापा की बात सुनकर हो गया था। वो भी अब अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर उनकी आंखों में देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ पापा, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, आपका इंतज़ार भी किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी माँ दिन रात आपका नाम लेती थी, आपको याद करती थी। मैं अपनी माँ को उनके पति से मिलवाने के लिए दिन रात एक कर रही थी, और आप मुझे ही मेरे पति से दूर करना चाहते हैं। कैसे बाप हैं आप? उस इंसान से दूर करना चाहते हैं जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, उस इंसान से दूर करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप हमें मिले हैं, उस इंसान से मुझे दूर करना चाहते हैं जिसने मेरा बुरे वक्त में मेरा हाथ थामा था। आपको क्या लगा कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की है? ऐसे नहीं है रुद्राक्ष पापा, आप कभी भी उन्हें समझ नहीं पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे आप उन्हें। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मानती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो गए हैं। आप जानते ही क्या है उनके बारे में? कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं। क्या कहा आपने कि उन्होंने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, और कैसे उठाया है उन्होंने मेरी मासूमियत का फ़ायदा? बताइए ज़रा, मुझे भी तो पता चले। मुझसे शादी करके उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझे अपने घर की बहू बनाकर। बताइए ना पापा, मेरी तो शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ था, और उन्होंने न जाने मेरे लिए क्या कुछ खरीद कर रख दिया था। उनकी पूरी फैमिली मेरे आगे पीछे घूमती है, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे जैसी लड़की तो उनके घर में नौकरानी बनने के लायक भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सर आँखों पर बैठा कर रखा है। उन्होंने मुझसे तब शादी करी थी जब मेरा पैर भी ठीक नहीं था पापा। एक लंगड़ी लड़की को उन्होंने अपनाया था और इतना ज़्यादा प्यार किया था, सम्मान दिया था, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है। अरे उन्होंने मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। अगर वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते तो अब तक मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते थे। उसके लिए उन्हें मुझसे शादी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती पापा, इज़्ज़त देने की ज़रूरत भी नहीं होती। और आप कहते हैं कि उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है। किस तरीके से उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है पापा? मुझे बताते हुए भी शर्म आती है पापा आपसे। इतना कहकर किट्टू भी वहाँ से पलट गई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए फुसफुसाती है कि उस इंसान ने तो मेरी इजाज़त के बगैर मुझे छुआ भी नहीं है, और तब छुआ था जब मैं पूरी तरीके से अंदर तक से टूट गई थी। जब मुझे ये पता चला था कि आपके और रवीना की शादी फिक्स हो गई है और आप दोनों शादी कर रहे हैं, उस वक्त उस इंसान ने मुझे संभाला था, अपने प्यार का इजहार किया था। किट्टू ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर पलट कर उसने अपने पापा की तरफ देखा और बोलती है कि कल भी वो इसीलिए चुपचाप से चले गए थे क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और आप उनके ससुर हो, वरना रुद्राक्ष प्रताप सिंह के सामने कोई भी खड़ा हो जाए ना, उनसे बर्दाश्त तक नहीं होता है। और फिर अकड़ तो किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं वो। आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है उनकी आंखों में। एक बार उन्होंने भी पठान नाम के आदमी को इतना मारा था, इतना मारा था कि कोई देख लेता तो शायद उसकी रूह तक कांप जाती। आपको क्या लगा है कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह बस गुस्से ही वाला है? गुस्सा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान भी है वो। बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें डाइवोर्स दे दूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी पापा। मैं उन्हें डाइवोर्स दे ही नहीं सकती। मैं कल इसीलिए उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप अलग हो जाएं। लेकिन मेरे पापा तो मुझे ही मेरे पति से अलग करने के लिए एकदम से उतावले हुए पड़े हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप उनके साथ ऐसे बिहेव करें। पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपका रिश्ता अच्छा से बना रहे तो आज के बाद मुझे ये बात कभी भी मत कहिएगा, वरना सच कहती हूँ मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी रुद्र के साथ और वापस भी कभी नहीं आऊंगी आपके पास। ये कहते हुए किट्टू अपने आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप से वहां से जाने लगी, लेकिन जब वो अभी चौखट पर पहुंची थी तो उसके कदम एकदम से रुक गए थे। उसने पलटकर नरेन को देखा तो नरेन हैरानी से अभी भी किट्टू की तरफ ही देख रहा था। वो बोलती है कि एक और बात पापा, मेरी माँ को सबके सामने डांटने से पहले सोच लिया कीजिए आप, क्योंकि इज्जत वो भी डिजर्व करती हैं जैसे वो आपकी इज्जत करती हैं। मानती हूँ वो गरीब परिवार से हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी ऐसे इंसल्ट करोगे सबके सामने। आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे तो रुद्र हैं, उन्होंने कभी भी मेरी गरीबी का मजाक नहीं बनाया है पापा। और आपने कल माँ को सबके सामने डांट दिया। अगर आपको मैं और माँ इतना ही ज़्यादा बोझ लगने लगे हैं तो फिर कह दीजिए ना, हम दोनों ही वापस से अपनी उसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ से हम दोनों आए थे। हम कभी भी आप पर बोझ नहीं बनेंगे। ये कहते हुए किट्टू रोते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही नरेंद्र एकदम से सुन्न हो गया था। वो जाकर सोफे पर चुपचाप से बैठ गया था और फिर अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनते हुए तो उसे उम्मीद भी नहीं थी, कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे लगा था कि किट्टू रुद्र के साथ नहीं गई है तो वो रुद्र को डाइवोर्स दे देगी, मगर फिर वो किट्टू के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेगा। लेकिन अब नरेन को भी महसूस हो रहा था कि उन दोनों को अलग करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि वो सोच रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी नरेन के दिल में रुद्र के लिए जगह बन नहीं पा रही थी। नरेंद्र भी कुछ देर तक तो उसी कमरे में बैठा होकर अपनी ही सोच में सोच रहा था। फिर वो उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया क्योंकि उसे भी थोड़ा सा अब गिल्ट फील हो रहा था कि उसने सौम्या पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। वो सौम्या पर इतना ज़्यादा चिल्लाया था जबकि उसका और सौम्या का रिश्ता तो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था। नरेंद्र भी सीधा कमरे में गया तो सौम्या अपना सामान पैक कर चुकी थी। सौम्या ने भी गीली आंखों से नरेंद्र की तरफ देखा और फिर अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। तो नरेंद्र ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलता है कि गलती हो गई है सौम्या, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। सौम्या इस बार बहुत ही प्यार से बोलती है कि नरेन,
आप बदल गए हैं, वो नरेंद्र नहीं रहे हैं जिसे मैं प्यार करती थी। अब आप वो नरेंद्र नहीं है जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने की तैयार रहते थे, हमेशा मेरी खुशी के लिए सारी चीज़ें करते थे। अब आप वो नरेंद्र नहीं है जो मुझसे प्यार करते थे। आप पूरी तरह से बदल गए हैं नरेंद्र, और मैं बदले हुए नरेंद्र के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं एक ऐसे इंसान के लिए पागल हो गई थी जो मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं करता है, मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करता है, जो किसी के सामने भी मुझे इंसल्ट कर सकता है। आपका ये पैसा आपको ही मुबारक है। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नरेंद्र ने एक बार फिर से सौम्या को समझाते हुए कहा कि देखो देखो प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप बात को आगे मत बढ़ाओ, चलो साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। सौम्या ने भी नरेंद्र का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा कि नरेंद्र बस कीजिए ना प्लीज़, कितनी गलती करेंगी आप, और मैं कितनी बार माफ़ करूँगी आपको। ये सोचकर इंतज़ार करती थी मैं आपका कि जब आप आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग फिर से खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन आपने तो आते ही मेरी बेटी की खुशियों में पूरी तरह से आग लगाना शुरू कर दिया। सच में आप पूरी तरह से बदल गए हैं, ये वो नरेंद्र नहीं है जिसे मैं जानती थी। ये कहते हुए सौम्या ने भी बैग खींचा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। नरेंद्र भी पीछे पीछे चलता हुआ बोलता है कि सौम्या प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुन लो प्लीज़ सौम्या। लेकिन सौम्या सच में बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। कल उसका दिल नरेंद्र ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, और सच में नरेंद्र की गलती भी थी। उसे सौम्या पर शुभ और रुद्र के सामने बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं चाहिए था। सौम्या भी हॉल में आ गई थी और फिर चलते हुए बोलती है कि किट्टू 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 कहाँ हो तुम। किट्टू भी अपने कमरे में रो रही थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसकी ही खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं। किट्टू ने भी रुद्र को बदलते हुए देखा था, और फिर बदला हुआ रुद्र उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। उसे अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार भी होने लगा था। किट्टू ने भी अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर बाहर आई। उसने देखा तो उसकी माँ भी बैग लेकर खड़ी हुई थी। किट्टू भी अपनी माँ के पास आकर बोलती है कि माँ, ये सब कुछ क्या है, ये आप कहाँ जा रही हैं। सौम्या ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और बोलती है कि ये वो इंसान नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। ये वो इंसान नहीं है जिसके लिए मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिसके लिए मैं हर दिन हर वक्त इंतज़ार करती थी। बदल गए हैं ये नरेन। तो चल यहाँ से, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये वापस से जाकर रवीना से ही शादी कर सकते हैं। शायद इन्हें दुख होता होगा कि इन्हें रवीना को छोड़ना पड़ रहा है, वो भी मेरी वजह से। ये सुनकर तो नरेंद्र जोर से फिर से चिल्लाता है कि सौम्या, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मैंने ऐसा कब कहा, कब कहा मैंने ऐसा, बोलो। सौम्या भी रोंदी हुई स्वर में बोलती है कि लेकिन मैंने महसूस किया है नरेंद्र। नरेंद्र ने भी अगले ही पल सौम्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। कम से कम ये तो सोच लो कि वो हमारी बेटी है, और अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है और तुम उसके सामने ये बकवास कर रही हो। सौम्या भी धीरे से बोलती है कि लेकिन उसे ये सब कुछ समझ में आता है। नरेंद्र ने भी सौम्या का बैग उसके हाथों से लिया और फिर एक तरफ फेंक दिया, और फिर सौम्या की बाजू पकड़कर उसे कमरे की ओर खींचते हुए लेकर जाने लगा। तभी किट्टू बोलती है कि पापा प्लीज। तभी नरेंद्र भी किट्टू की तरफ देखकर बोलता है कि बेटा, तुम हम पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी मत आओ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ को कैसे समझाना है, मुझे पता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इतना कहकर नरेंद्र भी सौम्या को लेकर सीधा कमरे में आ गया था, और फिर उसने भी धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया, और फिर सौम्या की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है कि ये क्या बकवास कर रही थी तुम किट्टू के सामने, ये क्या बोल रही थी तुम बताओ। सौम्या बोलती है कि क्या गलत कहा है मैंने, क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता है कि आपने मेरे लिए रवीना को छोड़ दिया है, आपको अंदर ही अंदर इस बात का दुख जरूर होता होगा। नरेंद्र ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि सौम्या, तमीज से बात करो मुझसे, तुमने ऐसा कब महसूस कर लिया। सौम्या भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है कि तो फिर बताइए ना, आप मेरे करीब क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं आप मेरे करीब। ये सुनकर तो नरेंद्र भी एकदम से जम गया था, और उसे भी समझ में आ गया था कि सौम्या के गुस्सा होने की असली वजह क्या है। नरेंद्र भी कुछ जवाब देता उससे पहले ही नरेंद्र का फोन रिंग करने लगा। नरेंद्र ने भी अपना फोन देखा और कहा कि इम्पोर्टेंट कॉल है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और फिर अपने दिमाग से ये फितूर बिल्कुल निकाल दो, समझे तुम, फालतू का अपने दिमाग में बैठा कर बैठी हो तुम, समझ गई ना। अगर तुमने मेरा इंतजार किया है तो फिर मैंने भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। बस फर्क इतना है कि तुम माँ बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान रही और मैं एक लग्जरी लाइफ में जी रहा था बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया है, या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेहरबानी करके शांत हो जाओ तुम, और प्लीज इस घर से कहीं भी मत जाना, और सोचना भी मत यहाँ से जाने की, समझी तुम, नहीं तो जान ले लूंगा तुम्हारी। इतना कहकर नरेंद्र भी कमरे से बाहर निकल गया, और फिर उसने
एक नज़र किट्टू की तरफ देखा और बोला कि तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक है, वो कमरे में आराम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में इस वक्त नील सिर झुकाकर अपने पापा के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन नील की शक्ल बता रही थी कि उसे अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। संजय भी थोड़ा सा गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारी माँ अभी मंदिर गई है, उससे पहले पहले जवाब दोगे या फिर नहीं दोगे। नील भी थोड़ा सा धीरे से बोलता है कि मुझे उसकी याद आ रही थी पापा। संजय ने भी गुस्से से कहा कि अच्छा, तो तुम मुझे ये बता दो कि उसे डाइवोर्स दे दोगे तो क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी? क्या सोचकर उसे ये बोलकर आए हो कि उसे डाइवोर्स दे दोगे? तुम जानते भी हो कि तुम्हारा नाम क्या है? नीलकंठ प्रताप सिंह, जिसका सीधा अर्थ महादेव है। और महादेव ने माता पार्वती को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया था, क्या कुछ किया था, तुम्हें याद है या फिर तुम्हें याद दिलाऊं? नील ने भी गुस्से में कहा कि हाँ, तो फिर मैं भी तो शेर पकड़ कर लाया था, उसके लिए इतनी सारी नोवेल है, किसी ने भी अपनी बीवी के लिए शेर पकड़ कर नहीं लाया है, लेकिन मैं पकड़ कर लेकर आया हूँ पापा। संजय बोलता है कि अच्छा, तो तू उसके लिए शेर पकड़ कर नहीं लाया था, तू अपनी इज्जत के लिए शेर पकड़ कर लाया था, समझा तू? मेरा मुंह मत खुलवा नील, नहीं तो अभी तेरा लिए अच्छा नहीं होगा। मेहरबानी करके अपने और अवनी के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी की सारी सॉल्व कर लो तुम। डाइवोर्स तो नहीं होगा तुम दोनों का बिल्कुल भी। नील बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा अब उसके पास, डाइवोर्स नहीं होगा तो ना हो, लेकिन मैं अब अवनी को मनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उसके पास। उसे मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है पापा, मैं नहीं जाने वाला हूँ उसके पास। संजय गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही संध्या भी मंदिर से घर आ गई थी। संजय ने संध्या की तरफ देखा और फिर नील की तरफ देखकर धीरे से कहा कि अपनी माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग? अगर वो टेंशन में आ गई ना तो फिर तुम सारे पिटोगे मेरे हाथों से। इतना कहकर उसने भी नील के पीछे खड़े हुए अपने तीनों ही बेटों को घूर कर देखा। तो संजय ने फिर रुद्र की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। और तभी संध्या भी थाली में से प्रसाद लाकर संजय के पास आई और फिर उसके हाथ पे रखते हुए बोलती है कि अरे, क्या हुआ है? आज तो सुबह सुबह ही बच्चों की क्लास लगा दी आपने। संजय ने भी संध्या की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इतना कहकर संजय ने भी टेबल पर रखी हुई एक फाइल उठाई और फिर नील के हाथ पे रखते हुए बोला कि इसमें अवनी के साइन लेकर आओ, तभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। नील बहुत ही ज्यादा हैरानी से अपने पापा की तरफ देख रहा था और तभी संध्या भी किचन में जाते हुए बोलती है कि आज सबके लिए पनीर के पराठे बना दूं। सब ने एक साथ हाँ में जवाब दिया, हाँ हाँ बना दो। नील बोलता है कि मैं उससे कोई साइन लेकर नहीं आऊँगा पापा। संजय ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा कि अपनी पर्सनल लाइफ अपनी जेब में रखो और बिजनेस पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और भूल कर भी अपनी माँ को कुछ भी मत बता देना तुम। अब नाश्ता करो और चुपचाप से इस पर साइन लेकर आओ अवनी के। और तभी शुभ ने धीरे से रुद्र के कान में कहा कि लगता है कि अब हमारा नंबर है भैया। संजय ने भी शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि चुपचाप से जाकर खाना खा लो सबके सब। और सब हैरान इस बात से हो रहे थे कि संजय ने रुद्र को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि संजय रुद्र की हर गलती को पूरी तरह से इग्नोर कर देता था और फिर उसे बहुत ज्यादा समझाता भी था, जबकि बाकी के तीनों बच्चों को वो डांट फटका कर रखता था और हमेशा उन सबको बहुत ही ज्यादा पीटता भी था। थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नील का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था अवनी के पास जाने का। उसका तो पूरी तरह से अवनी ने दिमाग खराब कर रखा था, लेकिन उसके पापा ने उसे अच्छे से फंसा जो दिया था, अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। क्या नील जाएगा अवनी के पास साइन लेने, और फिर क्या होगा इन दोनों के बीच में, या फिर चारों ही भाई चलाएंगे अपना एक नया दिमाग और बनाएंगे एक नया प्लान? तो दोस्तों, देखते रहिए दर्द से मोहब्बत। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।